हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी 20 एमसी की, तो ये हमारा सब्जेक्ट एसएसटी है। एसएसटी के हम 4 सेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो सन 2024 के थे। तो ये सन 2025 का सेट नंबर 5 है हमारा, जो सन 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट 20 एमसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर अभी हम लगा रहे हैं, हम 4 सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो इसमें से हम देखने को मिला है कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम सभी प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो जो आने वाले सन 2025 में एमसीक्यू होंगे वो हम 25-20 के 20 भी पूरे करके आएंगे। ऐसा कोई एमसीक्यू नहीं होगा जो हम छोड़ के आएँ। तो इसलिए इस सीरीज को मैंने चलाया, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को भी बेहतर बनाते रहिए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इटली का एकीकरण जिसके नेतृत्व में किया गया है। मतलब पूछा गया इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन ए ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑटोवान बिस्मार्क, नेपोलियन और विलियम प्रथम। तो जो इटली का एकीकरण था उसमें सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका रही थी, तो हो जाएगा ज्यूसेप गैरिबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया। ये रॉलेट एक्ट की बात की जा रही है, तो 1918 में नहीं, 1919। इसका करेक्ट आंसर क्या है, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार किस दिवस कब मनाया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मानव अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आप अगर आपने सही से अब पीछे क्लासेस देखी होंगी तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, 10 दिसंबर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 है गुलामगिरी लेखक कौन था। गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, एक सेट में नहीं मिला बल्कि हमें 3 सेट में ये क्वेश्चन बार बार देखने को मिला। तो आपको अगर 3 बार सही से प्रैक्टिस की तो आपको रट गया। इसका आंसर क्या है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा गुलामगिरी की लिखा गया था गुलामगिरी। तो इसके लेखक कौन थे, गुलामगिरी के ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। समुदाय सरकार से क्या तात्पर्य है। समुदाय सरकार से क्या मतलब होता है, जैसे पारिवारिक सरकार हो तो परिवार के लोगों द्वारा चलाया जाए, ऐसी क्या समुदाय सरकार तो क्या होता है, समुदाय के सदस्यों द्वारा संचालन किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरा समाज जब मिलकर के शासन का संचालन करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जब पूरा समाज मिलकर शासन चलाता है तो वो क्या होता है, सामुदायिक सरकार। शब्द सत्ता का बंटवारा भिन्न समूह में क्या, ये गलत ऑप्शन है। बहु कार्यपालिका वाली सरकार हो, ये भी गलत है। मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, जब पूरा समाज मिलकर के शासन का संचालन करे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शासन अंग नहीं है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो शासन का अंग नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका की बहुत भूमिका होती है। उसके बाद है नगरपालिका। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि नगरपालिका एक शासन का अंग नहीं होती है। और न्यायपालिका भी शासन का अंग है और विधायिका भी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। ये शासन का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम अपना। पूछा गया पंचायती राज की स्थापना हुई थी। मतलब पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कब हुई। तो देखो पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना 1992 में की गई थी। और क्यों की गई थी, इससे पहले क्या था, सरकार स्थान में सरकारें 2 प्रकार की होती थी, एक संघ सरकार और एक राज्य सरकार। इसके बाद क्या है, पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई थी जिसमें स्थानीय सरकार को लाया गया था। तो ऑप्शन ए भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट ऑप्शन है 1992। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1992 में स्थानीय सरकारों को मान्यता प्राप्त की थी और स्थानीय सरकार को जोड़ा गया था, जिसमें नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम अपना। पूछा गया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा के बात में की गई। तो मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास रखता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक है, बिल्कुल सही बात। साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकवाद का विरोधी है, ये भी सही बात। तो ये तीनों इसमें फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इनमें से सभी, क्योंकि ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी सभी विचारधाराओं को समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है। मतलब पूछा गया लोकतंत्र का गुण कौन सा है। तो देशभक्ति की भावना। भाई लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्र प्रबल होता है। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, बिल्कुल। प्रगतिशील सरकार, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। क्योंकि देखो लोकतंत्र में क्या होता है, कोई भी सरकार हो बस यही सोचती है देश का विकास हो, ठीक, और देश के चरित्र अच्छा निर्माण हो, देश की भावना बनी रहे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय संघ में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? यानी भारत की जो अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसको प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राज्य की संघ की जो सरकार हैं वो दो को प्राप्त है, एक राज्य सरकार को और संघ सरकार को। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण की निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या था? देखो भूमि निम्नीकरण की वजह क्या थी कि सबसे पहले जब नई नई अच्छी किस्म के बीज आने लगे तो धान की जब खेती की गई तो सबसे अधिक पानी किस में लगता है? धान की खेती में। तो सबसे अधिक धान की खेती पंजाब हरियाणा में की गई, जिससे क्या आया? अधिक सिंचाई की गई, जिससे क्या हुआ? भूमि का निम्नीकरण हुआ। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण क्या? भूमि निम्नीकरण हुई। गहन खेती ये गलत है, वन उन्मूलन ये भी गलत है, इनमें से सभी ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाए? अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संचार तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? मतलब ऐसा कौन सा तरीका है जो संरक्षण का जो समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो संयुक्त वन प्रबंधन ये भी गलत है, बीज बचाओ आंदोलन ये भी गलत है, चिपको आंदोलन गलत है, क्योंकि इन तीनों में क्या है? सीधी भागीदारी ये प्राप्त करते हैं। चिपको आंदोलन तो इनके द्वारा चलाया गया था। वन्य जीव पशुहार परिसीमन ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें लोगों की सीधी समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें एक फली होती है? फलीदार की बात की गई तो दालें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यही हो जाएगा। दालें क्या ऐसी थी? एक फलीदार फसल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पूछा गया निम्न में कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? मतलब इसमें ऐसा कौन सा शब्दावली है जो दो देशों के बीच में व्यापार को दर्शाता है? तो देखो आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार क्या होता है? देश के अंदर जो किया जाता है। बाहरी व्यापार क्या होता है? जो देश के बाहर के व्यापार किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये कैसा होता है? दो से अधिक देशों के बीच में किया जाता है। जैसे कोई बात होती है तो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या होता है? सभी देशों के बीच एक से अधिक देश मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में, और जो कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं में उत्पादन क्षेत्रक गतिविधि है। मतलब पूछा गया है एक देश के अधिकांशतः जो प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन होता है प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, वो उस किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप लोगों को मैंने कई बार बोला था और मैं बोल रहा हूँ कि क्षेत्रक वाले चैप्टर से हर बार कोई ना क्वेश्चन आता है, और ये 3 क्षेत्र की इंपॉर्टेंट है जिनमें से आता है। तो आप लोगों को मैंने बताया था प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज़ें किस में आती है? प्राथमिक में। और द्वितीय में क्या आता है? विनिर्माण, जो फैक्ट्रियों द्वारा निर्माण किया जाता है। और तृतीयक में क्या आता है? संचार सेवा और इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो संचार सेवा हो गया या परिवहन हो गया, ये सब किस में आते हैं? तृतीय में। तो हमें यहाँ ऊपर बात की गई थी प्रकृति द्वारा, तो प्रकृति द्वारा प्राप्त किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम अपना। 17 में पूछा गया है, स्वयं सहायता समूह में बचत ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं। तो कुछ स्वयं सहायता समूह क्या होता है? जिसमें क्या होता है? कुछ सदस्यों, गांव की महिलाओं या सदस्यों द्वारा, जिसमें 10-15 से लेकर के 25 लोगों के समूह होता है। तो इसमें जो ऋण संबंधी अधिकार लेते हैं वो कौन लेता है? बैंकों द्वारा। गलत ऑप्शन। सदस्यों द्वारा। ये इसका सही हो जाएगा, क्योंकि सदस्य द्वारा समूह चलाया जाता है और इसका निर्णय भी सदस्य ही लेते हैं। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम अपना। पूछा गया है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता पहुंचाई है। मतलब वैश्वीकरण के से क्या हुआ कि जीवन में क्या सुधार हुए, क्या सहायता पहुंची है? तो सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकसित देशों के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम अपना। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की कब शुरुआत हुई? मैंने देखो बोला था क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, और याद करो ये क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है, जिसमें मैंने बताया था कि इसमें मनमोहन सिंह ने कौन सी अपनी नीति लेके आए थे, कौन सा सूत्र लेके आए थे? एलपीजी वाला। मैंने बताया था आपको एलपीजी, लिबर्टाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसमें उदारीकरण की बात की है। तो ये कब आया था? 1991 में, क्योंकि 1991 ही में जो वित्त मंत्री रहे थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। और नरसिम्हा राव जी की सरकार थी इसी समय। तो ऑप्शन
बी सही हो जाएगा 1991। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1985, 1984, लास्ट में 2 ऑप्शन और दिए गए हैं 1986 और 1987। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1986। उपभोक्ता संरक्षण नियम कब लाया गया था? 1986 में। तो इस प्रकार से हमारे 20 MCQ सभी कंप्लीट हुए जो सन 2024 के सेट से पूछे जाने थे। और मैंने आप लोगों को बताया, आप भी आपने देखा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे है जैसे गुलामगिरी रचना किसकी थी? ज्योतिबा फुले की। ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे और ये क्षेत्रक वाला रिपीटेड हो रहा है। तो मैंने बोला था काफ़ी क्वेश्चन आप देख सकते हो जो हमें रिपीटेड क्वेश्चन मिले हैं। इसी प्रकार से आप करते रहो तो जब पेपर में बैठोगे जाकर के तो आप कहोगे 20 के 20 MCQ जो आए हुए हैं वो मैंने एक बार नहीं कई बार पढ़े हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप डेली की डेली सीरीज को देखते रहिए। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।